अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मेथड्स को। तो आज का जो लेक्चर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसमें। तो बायोलॉजी का मतलब तो आप पहले से जानते हैं, और सर्विसेज का मतलब होता है खिदमत, और मैनकाइंड इंसानियत, यानी कि बायोलॉजी इंसानियत की किस तरीके से खिदमत करती है। ठीक है, बायोलॉजी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इंसानियत की खिदमत करती है। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट में, हर पार्ट में बायोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है, बहुत ही ज़्यादा हद तक। ठीक है, चाहे हमारे फूड हो गई, डिजीज़ हो गई, हमारा इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, वो हर तरीके से बायोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। आपकी कुछ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो उसमें फूड है, डिजीज़ है, क्लोनिंग है और इन्वायरमेंट है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में बायोलॉजी ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ आ गई हैं। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प आउट कर रही हैं इस सिलसिले में कि वो अपनी रिसर्चेस करें, और उन रिसर्चेस के नतीजे में हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जो है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर लिए हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो गए या चाहे वो एनिमल्स हो गए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको प्लांट्स की एग्ज़ाम्पल दूँ तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वीट का प्लांट है, हम कंसिडर कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि एक वीट का प्लांट है। ठीक है, उसकी एक प्लांट है जिसकी हाइट ज़्यादा है और दूसरा प्लांट है जिसकी हाइट कम है, दोनों ही वीट के प्लांट हैं। ठीक है, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके ऊपर सिट्टा जो है वो छोटा लगता है, और जिसकी हाइट कम है उसके ऊपर सिट्टा जो है वो काफ़ी हेल्दी लगता है। ठीक है, अगर हाँ देखा जाए तो जिसके ऊपर सिट्टा छोटा लगता है वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है इंसानों के लिए, लेकिन एनिमल्स के लिहाज से वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है वीट की, तो उसके बाद भूसा बनता है जो एनिमल्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस तरीके से वो प्लांट जिसके ऊपर सिट्टा बड़ा लगता है लेकिन प्लांट छोटा है, तो इंसानों के लिए तो बेनिफिशियल है क्योंकि सिट्टा हम लोग खाते हैं, गंदम वीट हम खाते हैं, जबकि एनिमल्स के लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि इससे भूसा जो है ना वो कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये होगी प्लांट्स की एग्जांपल। एनिमल्स की एग्जांपल लेयर और ब्रायलर मुर्गियाँ आप देखते हैं मार्केट में हैं, जो जिनका गोश्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और एग जो हैं ये फार्मी और देसी अंडे वगैरह हो गए, फार्मी एग जो हैं ये इन्हीं बायोलॉजी के नतीजे में ही प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो जिनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही कम टाइम में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में और एग्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये होगी प्लांट्स और एनिमल्स की एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक जीन्स से निकला है, और इंजीनियरिंग का मतलब होता है मेथड, कोई तरीका यूज़ करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वीट के दो प्लांट्स हैं हमारे पास, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके ऊपर सिट्टा छोटा है, और दूसरा प्लांट है जिसकी हाइट कम है लेकिन उसके ऊपर सिट्टा जो है वो काफ़ी हेल्दी लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही प्लांट में दोनों खसूसियात हों, यानी कि उसकी हाइट भी ज़्यादा हो और उसका सिट्टा भी हेल्दी हो। तो हम क्या करेंगे कि इस प्लांट में से उसका एक जीन ले लेंगे, ठीक है, और उस जीन को इस प्लांट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी और इसका सिट्टा भी हेल्दी होगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि एक मेथड, एक तरीक़ाकार को यूज़ करते हुए जीन्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं और उससे बेटर वैरायटीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, वो भी इसी से ही रिलेट करता है। ट्रांस का मतलब है चेंज, जेनिक का मतलब जीन। ठीक है, जीन में तब्दीली, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी कि एक प्लांट का हमने जीन ले लिया, ठीक है, और दूसरे प्लांट पे हमने ट्रांसफ़र किया क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस प्लांट के अंदर चाहिए। ठीक है, तो हमने जीन में तब्दीली कर दी, तो हम जब इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लांट भी लंबा होगा हाइट के लिहाज से, और इसके ऊपर सिट्टा जो है ये भी हेल्दी लगेगा। दोनों हमारे पास जो है वो
बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ये पॉइंट भी उस पिछले पॉइंट से ही रिलेट करता है जो कि है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्लोनिंग। यहाँ पे मैं क्लोनिंग के पॉइंट को स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। मैं इसके ऊपर एक और लेक्चर बनाऊँगी प्रॉपर। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्लोनिंग को यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, लेकिन ये लिखा मैंने इसलिए था ताकि स्टूडेंट्स ये ना कहें कि क्लोनिंग का जिक्र है इस टॉपिक में तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। तो लिखा मैंने इसलिए है, लेकिन आपको डिस्कस मैं अभी यहाँ नहीं कर रही। इसके ऊपर डिटेल में मैं एक लेक्चर बनाऊँगी जो आपको इसी चैनल पर ही मिलेगा। तो क्लोनिंग का पॉइंट जो है हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन्स को लेते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक में बायोलॉजी की हमारे पास एक मेथड एक मीडिया होता है। बायोलॉजी के अंदर हमारे पास एक मीडिया होता है जिसे हम एमएस मीडिया कहते हैं। ठीक है, एमएस मीडिया के अंदर हम टिश्यूज़ को ग्रो करते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ को हम यहाँ पे लेके आते हैं मीडिया में। ठीक है, और इन्हीं टिश्यूज़ से फिर जो है वो प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल मीडिया होता है जिसमें प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब किसी भी फसल के ऊपर फसल उगती है तो इंसेक्ट्स जो है वो पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं। तो उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए हम डिफरेंट स्प्रेज और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि पेस्ट तो किल हो जाते हैं, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं और जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो अपना असर जो है वो उसी फसल के ऊपर, उसी क्रॉप के ऊपर जो है वो छोड़ जाते हैं। ठीक है, जब वो क्रॉप इंसान खाते हैं तो फिर उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिससे पेस्ट भी किल हो जाए लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह भी ना हो। तो उसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड यूज़ किया गया, जिसमें क्या किया जाता है कि उन पेस्ट को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए ही किल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ जो आपकी बायोलॉजी के बुक के अंदर भी पुट आउट की गई है। मैं आपको उसकी डिटेल बता देती हूँ कि हमारे पास एक वालनट ट्री है, एक अखरोट का एक दरख्त है जिसके ऊपर तेला एफिड जो है वो अटैक करता है। तो उसको कंट्रोल किया जाता है वैस्प के ज़रिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमने पेस्ट को भी किल कर दिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए, लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो ये जो कंट्रोल है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। इससे हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। पेस्ट का मतलब कोई हार्मफुल इंसेक्ट्स जिसे हम कहते हैं हार्मफुल चीज़, हार्मफुल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पेस्ट कहते हैं। और साइड्स का मतलब केमिकल्स यूज़ करना। तो पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को किल करते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन साइड पे लिख भी दी है, केमिकल्स दैट किल द पेस्ट आर कॉल्ड द पेस्टिसाइड्स। इसी तरीके से हमारे पास फंगिसाइड्स होते हैं, वो केमिकल्स जो फंजाई को किल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट एंड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते इजीली। फॉर एग्जांपल, हम अगर डेजर्ट की एग्जांपल लेते हैं तो डेजर्ट के अंदर जो है ना वो हर्ब्स शर्ब्स तो हमें इजीली मिल जाती हैं, लेकिन प्रॉपर कोई एक प्लांट नहीं मिलता, ना तो फ्लावरिंग प्लांट होता है और ना कोई वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे ना ये पाइप्स बिछाए जाते हैं। ठीक है, इन पाइप्स के अंदर होल्स किए जाते हैं। एक तरफ से एरेटेड वाटर को, केमिकल्स को इंटर किया जाता है। ठीक है, वो वाटर जब इन होल्स तक पहुंचता है तो यहाँ पे प्लांट्स जो है ना वो ग्रो करते हैं। तो ये मेथड जो है ये उन एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे प्लांट्स जो है वो इजीली ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ पे रेत ज़्यादा होती है और वहाँ पे कोई पानी की जो है ना वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती। तो उन एरियाज़ में ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एस्ट्रोनॉट्स जब खिलाबाज जो है ना वो जब वो खिला में जाते हैं तो ऐसा कोई मेथड नहीं होता कि वो यहाँ से
मिट्टी ले जाएँ फ़िज़ा में, तो वहाँ पे जाके प्लांट्स ग्रो करें। तो उनको जब फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स चाहिए होते हैं तो वो यही मेथड यूज़ करते हैं कि वो पाइप ले जाते हैं जहाँ पे वो एक तरफ से केमिकल्स को इंटर करते हैं और दूसरी तरफ से जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे वो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ना वो लेते हैं। तो ये हमारे पास है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है। अब बायोलॉजी के अंदर हमने फूड को तो जो है वो डिस्कस कर लिया, फूड तो प्रोड्यूस कर ली हमने, डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ कर लिए, पेस्ट को किल करने के तरीके भी यूज़ कर लिए, एनवायरनमेंट को भी हमने सेव कर लिया बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए। अब फूड जो हमने प्रोड्यूस की है उसको हमने प्रिजर्व भी करना होता है, ठीक है, उसको हमने महफूज भी तो करना है ना। तो फिर एक बायोलॉजिस्ट था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुईस पास्चर, ठीक है। उसने सबसे पहले जो है ना वो वाइन को आई थिंक विस्की वाइन थी जो एक शराब थी, उसको प्रिजर्व किया फ्रांस में, ठीक है। तो पास्चराइजेशन का मेथड जो है ना वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम मिल्क को बॉयल करके काफ़ी ऐसे लंबे अरसे तक जो है ना वो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पास्चराइजेशन का जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम फूड को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो फूड हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये भी ज़रूरी होता है कि हम उसको प्रिजर्व भी करें, ठीक है। तो पास्चराइजेशन का पॉइंट जो है ना ये प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। प्रिजर्विंग ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको सारे पॉइंट्स होंगे वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है जो आपको समझ ना आए। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक को लेके या जितने भी पिछले मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनको लेके, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इतना ही। आई होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और इजीली समझ हो जाएगा आ जाएगा। तो थैंक यू।